सेल, कोशिका। तो पहला टॉपिक है कोशिका। कोशिका के बारे में अगर बात की जाए तो कोशिका पूरे शरीर की बेसिक इकाई है। मतलब शुरुआत ही इस शरीर की कहाँ से हुई है? कोशिका से। कोशिका से मिलकर ही ऊतक बने हैं और ऊतक से मिलकर बने हैं आपके ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बनी है बॉडी। सर बोल रहे हैं क्या ऑप्शन नहीं आए? हाँ। तो जो मूलभूत इकाई होती है किसकी? कोशिका की, वो क्या है? शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। क्योंकि कोशिका ही शुरुआत है किसी बॉडी की, किसी शरीर की। अब वो शरीर किसका हो सकता है? किसी एनिमल का हो सकता है। एनिमल में सब आ जाते हैं, एनिमल सेल में सब आ जाते हैं। मानव, जितने भी पशु पक्षी हैं वो सभी एनिमल सेल में इंक्लूड। और दूसरा सेल होता है प्लांट का। मतलब दो भागों में इसको विभाजित कर दिया है। एक एनिमल सेल और दूसरा प्लांट सेल। तो आपको केवल और केवल पढ़ना है किसका? मानव शरीर की कोशिका पढ़नी है। मतलब जीव कोशिका पढ़नी है आपको केवल। तो सबसे पहली बात कोशिका के बारे में लिखने आएगा तो क्या लिखोगी? यह मूलभूत इकाई है। मतलब शुरुआत इसी से हुई है। और इसके बाद इसमें जब ये मूलभूत इकाई है, इसकी खोज किसने करी थी? खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट हुक। पहली बात इससे याद रखना है, ये मूलभूत इकाई है। मूलभूत इकाई से अर्थ है हमारा कि इससे ही आगे का पूरा बॉडी का निर्माण हुआ है। सबसे पहले कोशिका बनी, बहुत सारी कोशिकाएं मिली तो क्या बन गया? ऊतक। बहुत सारे ऊतक मिले तो क्या बन गया? अंग। और अंग मिले तो पूरा शरीर का निर्माण। खोज करता थे कौन इसके? रॉबर्ट हुक। हालांकि रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका को खोजा था, पर अब खोज तो इन्होंने ही करी थी तो पूरा क्रेडिट खोज करने का इन्हीं को जाता है। खोजने वाले थे रॉबर्ट हुक। मृत कोशिका को इन्होंने खोजा था। अब इसके सारे अंग शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। पहली बात तो यहां पर टिक कर लेंगे। सबसे पहली बात ये लिखी है, कोशिका मानव शरीर की लघुत्तम संरचनात्मक व प्रक्रियात्मक इकाई है। बुक कहाँ है आपकी? ठीक है, आपके पास नहीं होगी ये बुक। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कोशिका मानव शरीर की लघुत्तम संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई है। लघुत्तम का मतलब सबसे छोटी, संरचनात्मक मतलब सारी संरचना इसी पर हुई है, प्रक्रियात्मक का मतलब है सारी जो क्रियाएं होती हैं उनका आधार भी यही है। अब कोशिका के अंग देखेंगे। इसमें नाभिक होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका झिल्ली होती है। गुड मॉर्निंग। सर आज कुछ नहीं, हम लोग को क्यों बुलाया गया है? क्लास अटेंड करना। क्लास अटेंड करनी? नहीं मालूम। कॉल पे क्या कहा गया था आपको? कॉल में तो कुछ कॉल किए नहीं। कल बोले चलाना 11 बजे हमारे सबको बोला था।
सबको बोला गया था। नहीं तो ऑफिस में जाके आप पूछ लें। ऑफिस में बोले कुछ नहीं है, हमारे तो क्लास अटेंड कर लूँ बस, कुछ नहीं है बात। नहीं तो जैसे अगर आपको नहीं अटेंड करना है तो जा सकते हैं, हाँ एक आध टॉपिक पढ़ लें। तो कोशिका के बारे में सबसे पहले तो डेफिनेशन आपको लिखना है। दूसरी बात अगर पूछ लिया जाए खोजकर्ता कौन है, तो रॉबर्ट हुक। इन्होंने मृत कोशिका की खोज करी थी। जीवित कोशिका को खोजने वाले दूसरे थे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर नाम पूछा जाए तो रॉबर्ट हुक ही आएगा, क्योंकि क्रेडिट इन्हीं को जाता है खोजने का। इसके बाद मुख्य भाग कोशिका के, वैसे तो कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग हैं अगर देखा जाए तो सूक्ष्म रूप से, लेकिन मुख्य भाग कौन से हैं? नाभिक, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली, ये मुख्य भाग। तो इस चित्र जरूर बना देंगे, चित्र आएगा इसका, कोशिका की संरचना पर चित्र आएगा, ये चित्र आपको जरूर बनाना है। तो किस तरीके का होता है, यहाँ पर ऐसे एक चित्र बना देंगे, बीच में नाभिक बना देंगे, यहाँ पर साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव्य भर देंगे, ये कोशिका झिल्ली है। और भी कई चीजें होती हैं, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, SER, RER, वो सब भी आप लिख देंगे। मुख्य चीजों में अगर कुछ 4-5 नाम की बात करी जाए तो एक नाभिक होता है, एक कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये कुछ मुख्य हैं। नाभिक के बारे में देख लेंगे तो नाभिक के बारे में क्या लिखा है, थोड़ा जल्दी करा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं क्योंकि ये क्लासेस पहले हो चुकी हैं, ये केवल रिवीजन हो रहा है ना। क्लासेस पहले हो चुकी हैं, आपने अटेंड करी हैं मैडम ने, हाँ आपने भी कई क्लासेस अटेंड करी हैं, तो ये केवल रिवीजन हो रहा है। तो रिवीजन में अब इतना लिखेंगे तो फिर से वही 4-5 क्लासेस जाएंगी, 1 या 2 टॉपिक खत्म होने में, और आपका एग्जाम आज 23 है, मतलब आफ्टर 5 डेज, 5वें दिन एग्जाम ही है। नाभिक के बारे में लिखने के लिए आएगा तो कुछ 2-4 बातें ही लिख देना है, ज्यादा नहीं लिखना है। यह मध्य में स्थित होता है, एक बात ये लिख देना, नॉर्मली मध्य में होता है, एकदम सेंटर में, तथा कोशिका की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उनका नियंत्रण किसके पास है? इस नाभिक के पास। इसलिए नाभिक को कंट्रोलर कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन भी कहते हैं। कोशिका का दिमाग, कोशिका की ब्रेन, कोशिका का कंट्रोलर कौन है? नाभिक। क्योंकि ये नाभिक ही सारी कोशिका की क्रियाओं को कंट्रोल करके रखता है। इसमें क्रोमोसोम के 23 युग्म होते हैं। MCQ में पूछा जा सकता है, जो आपके टिक द करेक्ट वाले आते हैं, ABCD ऑप्शन, उसमें पूछ सकते हैं कितने युग्म मौजूद होते हैं? 23 युग्म, 23 पेयर। पेयर में बात करें तो कितने होते हैं? 23 पेयर होते हैं, मतलब क्रोमोसोम की संख्या 46। एक पेयर में 2 आते हैं, तो 23 पेयर, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। युग्म में बात करें तो 23 युग्म है, जिनमें से 22 ऑटोसोम तथा 1 युग्म लिंग क्रोमोसोम होता है। 22 ऑटोसोम है और 1 XX, XY, ये महिलाओं में होता है, ये पुरुषों में होता है। 23 में से 22 ऑटोसोम होते हैं, बाकी का 1 सेक्स क्रोमोसोम होता है, लिंग क्रोमोसोम कहलाता है।
क्रोमोसोम में दानेदार संरचना समाविष्ट होती है जिसे जीन कहते हैं। क्रोमोसोम इस तरीके के धागे के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें डॉट डॉट करके ऐसे दानेदार संरचना इसके ऊपर लगी रहती है, जिसको क्या कहते हैं? जीन कहते हैं, जो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम करते हैं। प्रत्येक जीन शरीर के एक विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक जीन का निर्माण राइबो न्यूक्लिक अम्ल तथा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल द्वारा होता है। ये किस किस से बना है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए, डीएनए, दो तरीके की चीजों से मिलकर बना है। किस किस से? राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए। ये तो अब लिखेंगे क्या? नाभिक के बारे में क्या क्या लिख देना है? नाभिक मध्य में रहता है, पूरे कोशिका के कार्य को कंट्रोल करने का काम करता है। इसके अंदर 23 युग्म क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसमें से 22 ऑटोसोम होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। इस क्रोमोसोम के ऊपर दानेदार संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जीन। और जीन क्या करता है? कैरेक्टर ट्रांसफर करने का काम करता है, विशिष्ट गुण का प्रतिनिधित्व करता है। और बना किससे है? राइबो न्यूक्लिक अम्ल और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल मतलब आरएनए और डीएनए। इतनी बात नाभिक में आपको लिखनी है। अब नाभिक लिखोगे तो ये लिख देना, हो सकता है अलग से पूछ ले कि युग्म कितने हैं या जीन का निर्माण किस किस से हुआ है। आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए का फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। इसका है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये इनके फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है कि फुल फॉर्म बता दो एमसीक्यू में। फिर है कोशिका द्रव्य। अगला क्या है? कोशिका द्रव्य। यह नाभिक के चारों ओर विद्यमान अर्ध घन द्रव्य है। अर्ध घन द्रव्य का मतलब बहुत पतला नहीं है, हाँ, सेमी सॉलिड है। मतलब जैसा जेली होता है, जेली जानते हैं, थोड़ा सा लिक्विड तो है लेकिन वो ज्यादा पतला लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड, हल्का सा गाढ़ा टाइप का है। इसमें असंख्य अति सूक्ष्मदर्शी कण विद्यमान होते हैं। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, नाभिक यहाँ पर है, ये कोशिका झिल्ली है। यहाँ पर जो भी भरा है वो साइटोप्लाज्म है। ये यहाँ पे नाभिक हो गया। अब यहाँ पे ये पूरा जो लिक्विड भरा है ये क्या है? कोशिका द्रव्य। अब इस कोशिका द्रव्य में यहीं कहीं माइटोकॉन्ड्रिया हैं, यहीं कहीं राइबोसोम हैं, तो बाकी सारी चीजें भी इसी में भरी पड़ी हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि असंख्य अति सूक्ष्मदर्शी कण विद्यमान हैं। साइटोप्लाज्म में कई सूक्ष्मदर्शी कण विद्यमान होते हैं। कोशिका झिल्ली। अब बात करते हैं कोशिका झिल्ली की। यह एक पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर विद्यमान होता है। ये बाहर वाला झिल्ली पतला आवरण है जो कोशिका द्रव्य के चारों ओर विद्यमान होता है। ये है कोशिका द्रव्य पूरा, और ये हो गई कोशिका झिल्ली। जो पढ़ने वाले सब करने जाते
आएगा नाभिक। नाभिक के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाएंगी? इसमें क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। क्रोमोसोम्स के ऊपर क्या मिलेगा? दानेदार संरचना, मतलब जीन। यहां पर ये एक सेमी लिक्विड भरा रहेगा, इसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। तो ये जो आवरण है ये है कोशिका झिल्ली। ये मुख्य रूप से 3 बताए, पर 3 और आप याद कर लेंगे एग्जाम में आते। एक क्या? समझ नहीं पाए क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश में लिख दें? नहीं। इंग्लिश में लिखना हो तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। 3 नाम और आपको याद रखने, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक राइबोसोम और एक लाइसोसोम। 3 नाम और आप याद रखेंगे, क्योंकि इनसे प्रश्न आ सकते हैं। कि माइटोकॉन्ड्रिया से प्रश्न इसलिए आ सकता है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री है सेल की। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। और लाइसोसोम सुसाइडल बैग है, कोशिका की आत्महत्या की थैली उसको कहा जाता है। ये 3 नाम और जो कि इसमें नहीं लिखे हैं, पर आप इसको कर लेंगे। वैसे तो पेपर इसमें से ही आ रहा है, कल का जो पेपर आया है पूरा इसी में से आया है, बट फिर भी 1-2 बातें और एक्स्ट्रा कभी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। कौन कौन से 3 शब्द हैं? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम और लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया से बस एक लाइन याद कर लेना, ये क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल। सेल कोशिका का पावर हाउस है। सेकंड है राइबोसोम। प्रोटीन निर्माण करने का कार्य करता है। थर्ड इज लाइसोसोम। ये आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं। आपको याद कर लेनी है। तो कोशिका से मिलके क्या बन जाते हैं? ऊतक। कोशिका से मिलके बनता है ऊतक। कल आपको वाइवा में कितने नंबर मिल गए? एक का तो एक नंबर देगी पहली वाली को एक नंबर। एक नंबर। फिर दूसरे वाले को पता नहीं।
सर हमने कोई नहीं था नंबर लेकिन सर ने बताया कम है 5 नंबर कोई नहीं है आई 5 अब उनके बॉडी मास तो नहीं देखे ना बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिलती हैं तो ऊतक का निर्माण करती हैं। कुछ 4 प्रकार के ऊतकों में इनको विभाजित कर दिया है। ऊतक की परिभाषा क्या है? तो पहले ऊतक की परिभाषा लिख देंगे। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं किसी निश्चित कार्य को करने के लिए इकट्ठा होती हैं तो वहां पर क्या बनता है? एक ऊतक बन जाता है। एक ही प्रकार के सेल मिलेंगे, एक विशिष्ट क्रिया को करने वाली अनेक कोशिकाओं को ऊतक कहते हैं। 4 प्रकार के ये हैं: उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया है: उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक एंड पेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक। इंग्लिश में इनको कहते हैं एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्क्यूलर और नर्वस टिश्यू। 4 प्रकार के ऊतक यहां पर हैं। ऊतक की परिभाषा: कोशिकाओं का ग्रुप, कोशिकाओं का समूह जो किसी एक विशिष्ट कार्य को करता है उसको ऊतक कहते हैं। और ऊतक को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। कौन कौन से 4 पार्ट हैं? इन 4 पार्ट के बारे में लिखने आ सकता है। ऊतक की परिभाषा लिखें और ऊतक के जो भाग हैं उनको लिखें। तो सारे भाग लिख के अब भाग के अंदर उनके जो उदाहरण है वो भी लिखने। जैसे जब हम उपकला ऊतक लिखेंगे तो ऐसा लिखना पड़ेगा कि ये उपकला ऊतक प्राप्त किस जगह पर होता है, मतलब बॉडी के किस हिस्से पर है। संयोजी ऊतक किस जगह पर है, मस्क्यूलर ऊतक कहाँ है, नर्वस ऊतक जो है वो कहाँ है। तो ये चारों ऊतक के आपको नाम भी मतलब नाम के साथ इनके उदाहरण भी लिखने हैं। उपकला ऊतक यह शरीर के भीतरी तथा बाहरी आवरण का निर्माण करता है। शरीर के अंदर का जो कुछ आवरण है जैसे इनर लाइनिंग ऑफ माउथ, या बाहर का जो कवरिंग वाला पार्ट है जैसे त्वचा हो गया, श्लेष्मा झिल्ली हो गई, त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली, ये सभी उपकला ऊतक में आएंगे। तो उपकला ऊतक के बारे में सिंपली बस इतना लिखना है: ऐसा ऊतक जो बाहर या अंदर क्या कर रहा है, कोई आवरण का निर्माण कर रहा है। उदाहरण के लिए चमड़ी मतलब त्वचा और श्लेष्मा झिल्ली। संयोजी ऊतक कुछ कनेक्शन करे, हड्डी का हड्डी से कनेक्शन, हड्डी का मसल से कनेक्शन, मसल्स का त्वचा से कनेक्शन, या ब्लड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, पूरे शरीर में कनेक्शन बना के रखा है ब्लड ने। तो ब्लड को कहा जाता है तरल संयोजी ऊतक। प्रश्न पूछा जा सकता है कि तरल संयोजी ऊतक कौन है? तो रक्त, ब्लड तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। इसके उदाहरण देखो लिखे हुए हैं, एक रक्त लिखा है, एक अस्थि लिखा है, उपास्थि लिखा है और बशीय ऊतक लिखा है। ये सभी इसके उदाहरण। संयोजी ऊतक में आएगा कुछ कनेक्शन करना, कुछ
कनेक्शन करना। जो लिगामेंट होता है, आपने लिगामेंट शब्द सुना है? लिगामेंट सर्जरी सुना होगा कभी, लिगामेंट, टेंडन, तो ये सभी संयोजी ऊतक के ही उदाहरण हैं। संयोजी ऊतक में केवल क्या लिखेंगे कि यह विभिन्न ऊतकों को जोड़ने का काम करता है। उदाहरण में आ जाएगा ब्लड, अस्थि, उपास्थि, ये सभी उदाहरण हो जाएंगे। पेशी ऊतक बहुत आसान है, पेशी, मसल। तो अब मसल का काम क्या है? संकुचन करना, कॉन्ट्रैक्शन करने का काम। संकुचन हो जाता है जब हम कुछ ऐसे करें तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, संकुचित हो जाती हैं, फैल सकती हैं, फ्लेक्सिबल हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऊतक है? पेशी ऊतक। और तंत्रिका ऊतक मतलब तंत्रिका प्रणाली ऊतक की इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा भी गया है और पूछा जा सकता है कि तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? तो क्या है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की इकाई है न्यूरॉन। यहाँ पे दो शब्द आते हैं, एक न्यूरॉन, एक नेफ्रॉन। तो तंत्रिका तंत्र की इकाई पूछेगा तो न्यूरॉन लिखना है, और यहीं पर अगर पूछ ले कि किडनी की इकाई क्या है तो वहां पर आएगा नेफ्रॉन। ये दोनों एक से शब्द हैं, न्यूरॉन और नेफ्रॉन। तो न्यूरॉन नर्वस टिश्यू की इकाई है और नेफ्रॉन किडनी की इकाई है। किडनी की बेसिक और स्ट्रक्चर यूनिट है नेफ्रॉन। तो ये चार ऊतक आपको दिए हैं, चारों ऊतक के नाम बन जाएंगे। पहले तो नाम आने चाहिए और उनके उदाहरण आने चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं लिखना। ज्यादा बन जाए तो अच्छी बात है, लिख देना, नहीं बने तो इतना तो लिखना ही है। उनकी डेफिनेशन, परिभाषा और उनके दो दो उदाहरण बन जाएगा आप लोगों पे ये लिखते। चार हैं, उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। और तंत्रिका ऊतक में एक बात याद रखेंगे, तंत्रिका ऊतक की इकाई का नाम क्या है? न्यूरॉन। ये प्रश्न भी आ सकता है। अब कुछ जो पेशियां होती हैं वो ऐच्छिक होती हैं, कुछ अनैच्छिक होती हैं। ऐच्छिक मतलब जिनको हम अपनी इच्छा से चला सकते हैं, और अनैच्छिक मतलब जो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती। जैसे कार्डियक मसल, हार्ट वाली जो मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं, तो ये हमारी इच्छा पर काम नहीं करती हैं, तो अपने अनुसार कार्य कर रही हैं। लेकिन हाथ की मसल हैं, पैर की मसल्स हैं, इनको हम अपनी इच्छा के अनुसार चलाते हैं। जब हमारा मन है तो इनको चला रहे हैं, नहीं है तो नहीं चला रहे हैं। तो ये हमारी जो इच्छा पर आधारित हैं उनको कहेंगे क्या? ऐच्छिक पेशियां। और ऐसी पेशियां जो हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती, वो स्वतः कार्य कर रही हैं, उनको क्या कहा जाएगा? अनैच्छिक पेशियां। अब आगे चलेंगे तो अंग की बात होगी। अब सारे सिस्टम आने लगेंगे, जितने भी सिस्टम मौजूद हैं। श्वसन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, पेशीय तंत्र है, पाचन तंत्र है। अब एक एक करके सारे के सारे सिस्टम आएंगे और सारे सिस्टम का काम आएगा, जो कि पूछा भी गया था कल प्रैक्टिकल में आया था प्रश्न। श्वसन तंत्र को समझाइए सचित्र विद डायग्राम। तो चित्र बनाया था आपने पेज करके। ये बात हमने बताई भी थी जब आप लोग आंसर लिख रहे थे, तो बताया भी था कि डायग्राम जरूर बना देना। बोल के गए थे, सबको बोल के गए थे ये बात कि चित्र जरूर बना देना।
साइड में छोटा सा बना दो चित्र, चाहे पेज में फुल पेज पे बना दो, लेकिन चित्र जरूर होना चाहिए। डायग्राम हाँ साइड में बना दो छोटा सा। तो क्या होता है कि बायोलॉजी के जब भी आंसर आप लिखें, हाँ, तो डायग्राम क्या करते हैं कि आपके आंसर को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। क्योंकि बायोलॉजी में सबसे ज्यादा जरूरी है डायग्राम, लिखने से ज्यादा आवश्यक होता है चित्र। चित्र में बहुत हद तक आपका आंसर कवर हो जाता है। अब जैसे ये क्वेश्चन आएंगे आपको अभी एग्जाम में, श्वसन तंत्र के बारे में लिख दो, तो लिखना तो है ही, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या है कि चित्र जरूर बना के आना। लिखा हो कि चित्र बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तब भी चित्र जरूर बना दो। लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, सचित्र वर्णन करो तो कर देना, नहीं लिखा तब भी चित्र जरूर बना देंगे। तो जितने भी तंत्र ये हैं, कंकाल तंत्र, पेशीय तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, इन सब के चित्र जरूर बना देंगे। फिर लिखने में अगर कहीं कुछ कमी रह जाती है तो वो चित्र से कवर हो जाती है। बोलो भाई, परिभाषा ऊतक की आती है किसी को? ऊतक की परिभाषा बोलो। अनेक कोशिकाओं के समूह को कोशिकाओं का समूह जो किसी विशिष्ट कार्य को कर रहा है, कुछ निश्चित कार्य उसको दे दिया है। चार टाइप थे। पहला उपकला, सेकंड संयोजी, फोर्थ नंबर पर तंत्रिका। अगला है अंग और संस्थान वाला, निकालें अब। अंग और संस्थान, तो अब ये सारे ऊतक जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बना लेते हैं? एक अंग बना लेते हैं। और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो शरीर का निर्माण हो जाता है। तो अंग की परिभाषा क्या है? ऊतकों का समूह। अंग की परिभाषा हो जाएगी ऊतकों का समूह अंग कहलाता है। और अंग का समूह एक पूरी बॉडी, एक पूरे शरीर का निर्माण करता है। एक विशिष्ट प्रकार की क्रिया करने वाले अंगों के समूह को संस्थान कहते हैं।
अब आपको संस्थान मतलब तंत्र, 10 तंत्र मानव शरीर में मुख्य रूप से विद्यमान हैं। 10 तंत्र की व्याख्या आपको आनी चाहिए। जितने भी 10 के 10 तंत्र हैं इन सब की व्याख्या आनी चाहिए। कौन कौन से? त्वचा तंत्र, कंकाल तंत्र, श्वसन तंत्र, पेशीय तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तो ये सर्कुलेशन सिस्टम, मूत्रीय संस्थान, अंतःस्त्रावी तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। 10 तंत्र आपको पढ़ने हैं। 10 के 10 तंत्र आपको आने चाहिए, सचित्र आने चाहिए, मतलब चित्र के साथ। चित्र भी बनना चाहिए जिसमें आवश्यक है, जैसे एक पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट का डायग्राम आएगा। जितने भी जनन तंत्र हैं तो महिला और पुरुष दोनों जनन तंत्र आने चाहिए। तो चित्र के साथ इनकी व्याख्या आपको करनी है। ऊपर लिखित तंत्रों के अतिरिक्त मानव शरीर में ज्ञानेंद्रियां होती हैं। कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन। तो कितने सेंस ऑर्गन मौजूद है मानव शरीर में? 5। नाक, कान, आंख और जीभ, त्वचा। ज्ञान इंद्रियों का अर्थ होता है जो आपको किसी भी प्रकार के चीज का आभास कराता है। नेत्र देखने का आभास कराते हैं, कान सुनने का आभास कराते हैं, जीभ किसी स्वाद का आभास कराती है। ये क्या कह रही है? अच्छा, हो गया टाइम। तो सेकंड क्लास भी आप लोगों को लेनी है। आपका नहीं है क्या इसका पेपर, रोग का, डिसीज वाला एग्जाम आपका भी तो? हाँ, तो एक को है पर है नहीं भूलेंगे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? 30 तारीख तक जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक क्लासेस चलेंगी। तो अब जैसे कि दोनों का कंटिन्यू कराना है तो 1 आवर उसको डिवाइड कर दिया गया है। तो 1 घंटे लाइफ साइंस चलेगी, 1 घंटे डिसीजेस वाली चलेगी। कल से हम 12 बजे आ जाएंगे। हाँ, आप 12 बजे आना। तब पता चला दिल आएंगे। इसीलिए आप 11 बजे ही आ जाना। तो पहले आपका ही 11 बजे से आपकी ही क्लास लगेगी, फिर 12 बजे से नहीं लगेगी। सेम तो है लेकिन एक पेपर नहीं है इनका, केवल एक देना है। इसका तो नहीं है जो आपको हम पहले दे दिया। एक बस रह गया है तो 11 से आपकी रहेगी क्लास। अगर ये लोग आते हैं तो फिर आप 12 बजे निकल जाना, नहीं आते तो फिर 1 तक आपका ही रहेगा। अगर आए तो फिर लाइफ साइंस भी लगेगी, नहीं आते हैं तो फिर डिजीज वाली क्लास कंटिन्यू रहेगी। आएंगे आप तो आप फिर पढ़ के निकल जाना 12 बजे। पहले आपकी लग जाएगी क्लास तो आप आ जाएंगे जरूर 11 बजे। ठीक है, दूसरी बुक दिखाओ। रोग में कहाँ तक पहुंच गए थे हम? निमोनिया हो गया था, चिकन पॉक्स कंप्लीट था, फिर खसरा भी हो गया था 2, पोलियो के बारे में भी बता दिया था, अतिसार भी बता दिया था,
पोलियो तो संडे को क्लास लगी थी ना। हाँ, संडे वाली क्लास में पोलियो हो गया था, डॉक्टर साहब भी आए थे। हैजा वाली क्लास भी हो गई है। 50 लड़का लड़कियां हैं लेकिन आते ही नहीं है क्लास में। 50 हैं। हम निमोनिया वाला टॉपिक सभी लोग बुक में निकाल लेंगे। अब इसमें देखना, हम इसमें टिक करते जाएंगे, बाकी बताते जाएंगे कि कहाँ कहाँ किस जगह पर टिक कर लेना है। तो रोग की जब भी बात करी जाएगी, कोई भी रोग लिखने के लिए आएगा तो मुख्य रूप से कौन कौन सी बातें आपको अपने उत्तर में लिखनी है। पहले तो ये लिखना है कि वो रोग किस बैक्टीरिया या किस वायरस से फैल रहा है। दूसरी बात, उसके लक्षण क्या देखने में आएंगे कि किस प्रकार का कौन सा चीज उसमें रोगी में आप नोटिस करेंगे और पहचानेंगे कि इस प्रकार के रोग से ये पीड़ित है। अगली बात, पेज नंबर 19। इसके बाद रोकथाम वाली बात कि रोग कैसे सकते हैं, और अगर फिर भी संक्रमित है तो रोगी का इलाज करने के लिए किस प्रकार का इलाज उसको दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको इसमें लिखना है। निमोनिया रोग निमोकोकस नामक बैक्टीरिया से होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन तो लिखना ही लिखना है। जब आप अपना उत्तर लिखेंगे ये लाइन जरूर आनी चाहिए कि किस बैक्टीरिया से फैलता है निमोनिया। निमोकोकस। तो बैक्टीरिया जन्य रोग है, वायरस जन्य नहीं है। कौन सा जन्य है? बैक्टीरिया जन्य है। और कौन सा बैक्टीरिया? निमोकोकस। इसमें बच्चों के फेफड़े प्रभावित होते हैं, जिससे बच्चे सांस लेने में तकलीफ महसूस करते हैं। अब अगली बात ये भी लिखनी ही पड़ेगी आपको अपने उत्तर में, आंसर में, कि इसमें बच्चों के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं। बच्चों के फेफड़े प्रभावित हो जाते हैं और सांस लेने में उनको तकलीफ होती है। हाँ, ये बच्चों में ज्यादा फैलता है। यदि सही समय पर इसका सही उपचार ना किया जाए तो अक्सर बच्चों की मृत्यु तक हो सकती है। इसका उपचार कुशल चिकित्सक की देखरेख में कराना चाहिए। निमोनिया के बारे में कुछ जानने योग्य बातें। यह निमोकोकस निमोनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो जैसा रोग का नाम है वैसा ही बैक्टीरिया का नाम। प्रभावित अंग में फेफड़े आ जाएंगे, फेफड़े प्रभावित होते हैं। अब फेफड़ों में ऐसा क्या हो जाता है? प्रभावित अंग की बात करें तो प्रभावित अंग है फेफड़े, लेकिन फेफड़ों में कौन सी चीज आ जाती है? तो फेफड़ों के एल्वियोलाई में फाइब्रिन जमा हो जाता है, जिससे बच्चे का दम फूलने लगता है। एल्वियोलाई मतलब कूपिका। जब इस प्रकार से इसका चित्र, श्वसन तंत्र आप लोगों ने पढ़ा था, श्वसन तंत्र में फेफड़े पड़े होंगे, तो फेफड़े का चित्र जो होता है उसमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का लास्ट में जाके गुब्बारे जैसा एक शेप आता है। यहाँ पर इस तरीके से ऐसे यहाँ पर गुब्बारे के तरीके का ये जो शेप आता है, इसको कहते हैं क्या? एल्वियोलाई। ये कूपिका, हिंदी में कहते हैं कूपिका। तो हमने देखा प्रभावित अंग की बात करें तो फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। प्रभावित अंगों में फेफड़े प्रभावित हो रहे हैं। और फेफड़ों में कौन सी समस्या आ रही है? तो जो फेफड़े के एल्वियोलाई होते हैं वहां पर फाइब्रिन जमा हो जाता है। यह एक वायु जनित संक्रामक रोग है जो
एक बच्चे से दूसरे तक फैलता है, अतः इससे प्रभावित बच्चों को अलग रखते हैं। सांस लेने के द्वारा, वायु द्वारा फैलता है, मतलब एक बच्चे को अगर निमोनिया है तो उसका ये संक्रमण वायु के द्वारा दूसरे बच्चे तक जा सकता है। यह सघन आबादी वाले क्षेत्रों में अधिक तेजी से फैलता है। कुपोषित बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आसानी से आ जाते हैं। 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। मुख्य बातें, बैक्टीरिया का नाम जरूर लिखना है। दूसरी बात, प्रभावित अंग में क्या लिखेंगे? फेफड़े। फेफड़ों में भी जो एल्वियोलाई है, ये कूपिका है, यहां पर फाइब्रिन जमा हो जाता है। कैसा रोग है? वायु जनित रोग है। वायु जनित से हमारा अर्थ है हवा के द्वारा एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक जा सकता है। सघन आबादी वाले क्षेत्र में ज्यादा फैलता है, मतलब जहां पर बहुत आबादी है, जहां पर बहुत पॉपुलेशन है, वहां पर ज्यादा फैलता है। कुपोषित बच्चे इसकी चपेट में ज्यादा आसानी से आ जाते हैं, क्योंकि कुपोषित हैं वो पहले से ही, उनका इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा प्रणाली वैसे ही कमजोर है। अब ऊपर से कोई वायरस आके उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो वो उस वायरस से लड़ नहीं पाते और जल्दी उससे प्रभावित हो जाते हैं। और 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इतनी बातें आपको लिखना है उत्तर में। केवल अगर निमोनिया के बारे में पूछा जाए। अब अगर लक्षण भी पूछ लें कि क्या लक्षण देखने में मिलते हैं, लक्षणों की बात करें तो कौन कौन से लक्षण देखने में मिलते हैं? असामान्य ढंग से सांस फूलना, मतलब सांस लेने में दिक्कत होना, खांसी, बुखार, नाक बहना, सर्दी हो जाना। बच्चों को सर्दी हो जाती है, इसको कहते हैं निमोनिया पकड़ गया, बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाए तो। अत्यधिक सुस्ती, नींद आना, साइनोसिस, होठों, नाखून और उंगलियों का पीला पड़ जाना, पीलापन आ जाता है नाखूनों में, उंगलियों में। बच्चे को निगलने में तकलीफ होने लगती है। कौन कौन से लक्षण बच्चे के अंदर दिखाई देंगे? सबसे पहला तो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, सर्दी खांसी दिखाई देगी। हाथ में जो नाखून हैं, होंठ हैं, वो थोड़े से पीले पड़ रहे हैं और कुछ भी निगलने में उसको तकलीफ हो रही है। ये सभी बातें देखकर ये कहा जाएगा कि वो निमोनिया से ग्रसित हो सकता है। उपचार में अब क्या लगेंगे? उचित ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दवाएं चिकित्सक की सलाह के अनुसार देते हैं। कौन सी दवाइयां दी जाती हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निमोनिया से ग्रसित व्यक्ति को कौन सा मेडिसिन देते हैं डॉक्टर्स? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बुखार के लिए ज्वर रोधी औषधि जैसे पैरासिटामोल। बच्चे को समुचित पौष्टिक आहार खाना बंद नहीं करना चाहिए। मां का दूध बंद नहीं करना है। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती कराने योग्य चिकित्सकों की सलाह लेते हैं। ऐसे भी ऑक्सीजन की भी आवश्यकता पड़ सकती है, ऑक्सीजन भी लगा देते हैं। तो उपचार की बात आएगी तो 4 बातें लिख देना। कौन कौन सी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देना है। दूसरा, ज्वर के लिए, बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल। बच्चे को पौष्टिक आहार देते रहें और अस्पताल में भर्ती करा के रखना है, ताकि क्योंकि कभी कभी इसमें सांस लेने में दिक्कत जाती है तो ऑक्सीजन भी इसमें हमें लगाना पड़ता है। उपचार में देरी, सही इलाज नहीं होना या आधा अधूरा इलाज बच्चे को
इसमें दिक्कत में डाल सकता है और इसमें मृत्यु भी संभावित होती है, मृत्यु भी हो सकती है। अब रोकथाम, ये तो उपचार की बात हो गई। उपचार कब किया जाता है? जब वो रोग से पीड़ित हो गया है तो उपचार करेंगे। अच्छा, अगर ना पीड़ित हो, मतलब हो ही ना ये रोग, तो कौन कौन सी रेमेडीज अपनानी चाहिए रोकथाम के लिए? माँ का दूध पीने वाले बच्चे को निमोनिया का खतरा कम होता है। माँ के दूध से बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। एक माँ का दूध जो होता है ये बच्चे को कई प्रकार के संक्रमण से बचाता है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। यदि हमारा रहन सहन भीड़ भाड़ वाला ना हो, धूल मिट्टी धुआं आदि से रहे, तो निमोनिया होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि धूल नहीं जाएगी, धुआं नहीं जाएगा, ब्लॉकेज नहीं आएगा, जो कूपिकाएं हैं एल्व्यूलाई उनमें कुछ जमा नहीं होगा। तो धूल वाले धुआं वाले इलाके पर जो है वहां पर इसका प्रभाव अधिक देखा जाता है। संतुलित आहार लेने वाले बच्चे निमोनिया की चपेट में कम आते हैं। घर की औरतों को निमोनिया के बारे में तथा स्वास्थ्य की अन्य मूलभूत बातों के बारे में बताएं। ठंड के मौसम में अपने बच्चों को गर्म कपड़े पहना कर रखें। ठंड में भी इसकी दिक्कत ज़्यादा बढ़ जाती है। बहुत अधिक ठंड लग जाने पर निमोनिया की शिकायत बच्चों को हो जाती है। लिख सकते हैं निमोनिया के बारे में? जी सर। सबसे पहले क्या लिखेंगी? किस बैक्टीरिया से फैलता है? निमोकोकस। दूसरी बात, प्रभावित अंग कौन सा है? फेफड़े। फेफड़ों में कौन सी दिक्कत आ जाती है? फाइब्रिन, एल्व्यूलाई में फाइब्रिन जमा हो जाता है। दिक्कत कौन कौन सी देखने में आती हैं? बच्चे का सांस लेने में दिक्कत होती है, दम फूलता है, हाँ, सर्दी हो जाती है, खांसी हो जाती है, कुछ भी निगलने में दिक्कत होती है, बुखार आ जाता है। रोग का नाम है निमोनिया। किससे फैल रहा है? निमोकोकस बैक्टीरिया। ये वायरस नहीं है, ये क्या है? बैक्टीरिया। प्रभावित अंग फेफड़े। हो क्या जाता है फेफड़ों में? एल्व्यूलाई मतलब कूपिका में फाइब्रिन जमा हो जाता है। इसके बाद फेफड़े में सांस लेने में दिक्कत होती है। सर्दी, बुखार, ये सभी इसके क्या हैं? कुछ लक्षण हैं जो कि बच्चे में होता है। ज़्यादातर 2 से 5 वर्ष तक के बच्चे इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। क्या? हाँ, कुपोषित बच्चे जो होते हैं, जिनका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं होता, या ऐसी जगह वाले बच्चे जहाँ पर धूल धुआं बहुत ज़्यादा है। उपचार के लिए कौन सी बातें बताई गई थी? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। बुखार के लिए
पैरासीटामोल, और कभी कभी इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन भी बच्चों को देनी पड़ती है, तो अस्पताल में भर्ती कराना इसके लिए आवश्यक होता है। नहीं चल रहा है। से 5 वर्ष तक के बच्चे 2 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चे ज्यादा प्रभावित होते हैं। अगली बात क्या है कि जो कुपोषित बच्चे हैं वो भी बहुत जल्दी इसके चपेट में आ जाते हैं। कुपोषित बच्चे सघन आबादी वाले, सघन आबादी जहां पर धूल और धुआं बहुत ज्यादा है, ये सभी इसके कारण हैं जिससे बहुत जल्दी ये फैल जाता है। धूल धुआं जहां रहेगा। अब उपचार की बात करें तो क्या देते हैं? ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और बुखार के लिए पैरासीटामोल। और ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। ये सभी उपचार हैं। उपचार के बाद आएगा रोकथाम। तो रोकथाम बच्चों को ठंड से बचा के रखना, हाँ, माँ का दूध देते रहना, ताकि संतुलित आहार देते रहें, ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाए, जिससे वो लड़ सकें किसी भी बीमारी से। अगला आएगा टिटेनस। नेक्स्ट डिसीज है टिटेनस। टिटेनस बैसिलस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होने वाली एक घातक बीमारी है। यह कुछ दशक पहले तक बहुतायत में हुआ करती थी। अब तक सघन टीकाकरण के कारण यह बहुत कम हो गया है। भारत में इसे धनुष्टंकार नाम से जाना जाता है। यह क्लॉस्ट्रिडिया टिटेनी नामक बैक्टीरिया द्वारा होती है। इसको अटैक करते हैं।
बैक्टीरिया का नाम क्या है? क्लोस्ट्रीडिया टेटेनी। ये नाम जरूर आपको याद रखने हैं सारे बैक्टीरिया के कि किस बैक्टीरिया से होता है। कुछ दशक पूर्व तक हमारे संक्रामक रोग अस्पतालों में टेटेनस के मरीज भरे पड़े रहते थे, अब यह स्थिति नहीं है। क्लोस्ट्रीडिया टेटेनी नामक बैक्टीरिया के स्पोर्स गंदे जगहों में पड़े रहते हैं। ये जब कटे पटे भागों या घाव के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे मुक्त होने वाले घातक एक्सोटॉक्सिन इस बीमारी के लक्षण उत्पन्न करते हैं। ये किस जगह से एंटर हो जाते हैं? कुछ कट, हाँ, कहीं पर घाव है, कट लग गया है। बैक्टीरिया अपने स्पोर या बीजाणु के रूप में धूल में पड़ा रहता है और अनुकूल समय और वातावरण आने पर पुनर्जीवित होकर बढ़ने लगता है। वैसे धूल में पड़ा रहता है और जब इसको अपना अनुकूल वातावरण मिलता है तो जो कंडीशन इसको ग्रो करने के लिए चाहिए वो कंडीशन जब इसको प्राप्त होती है तो ये ग्रो करने लगता है। बैक्टीरिया द्वारा मुक्त किए गए एक्सोटॉक्सिन प्रभावित व्यक्ति के स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। अब ये टिक करेंगे, किस अंग को प्रभावित करता है? स्नायु तंत्र को प्रभावित करता है। जो बैक्टीरिया है वो एक टाइप का चीज रिलीज करता है, उसका नाम क्या है? एक्सोटॉक्सिन। बैक्टीरिया द्वारा मुक्त किए गए एक्सोटॉक्सिन प्रभावित व्यक्ति के स्नायु तंत्र को प्रभावित करते हैं। जो ये टेटेनी नामक बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया एक प्रकार का केमिकल इसमें से रिलीज होता है, उसका नाम है एक्सोटॉक्सिन। ये एक्सोटॉक्सिन जब रिलीज होता है तो जिस व्यक्ति को टेटेनस नामक रोग हुआ है उसके स्नायु तंत्र पर जाके प्रभाव डालता है। फलस्वरूप तीव्र दर्द और रीढ़ में तनाव के कारण व्यक्ति धनुषाकार हो जाता है, थोड़ा सा इस तरीके का शेप आ जाता है। इसकी तीव्रता धीरे धीरे इतनी तेज हो जाती है कि प्रभावित व्यक्ति धनुष की तरह टेढ़ा दिखाई देने लगता है। व्यक्ति का जबड़ा भी टेढ़ा हो जाता है और व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता। दो जगह इफेक्ट आता है, एक तो जबड़े पर और रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है। पर आखिरी वक्त तक व्यक्ति की चेतना लुप्त नहीं होती, वह पूरी तरह होश में रहता है। आखिरकार पूरे उपचार के बावजूद अधिकांश व्यक्ति मृत्यु तक पहुंच जाते हैं। नवजात शिशुओं में टेटेनस का खतरा अधिक रहता है, इसे टेटेनस नियोनेटोरम कहते हैं। नवजात शिशुओं में इसका ज्यादा खतरा रहता है, खासकर घर में होने वाले प्रसव में जहां साफ सफाई और एंटी सेप्टिक का प्रबंध नहीं है। इसमें गर्भनाल के रास्ते संक्रमण बच्चे तक पहुंच जाता है। अगर किसी इन्फेक्शन फ्री जगह पर प्रसव नहीं हुआ है तो खतरा थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। टेटेनस टॉक्साइड के इंजेक्शन के द्वारा हम टेटेनस को बहुत हद तक रोक सकते हैं। कौन सा इंजेक्शन लगता है? इंजेक्शन का नाम टेटेनस टॉक्साइड। टेटेनस टॉक्साइड यह एक सुरक्षित शक्तिशाली वैक्सीन है। इसके 2 इंजेक्शन स्वस्थ व्यक्ति के मांसपेशियों में 1-1 माह के अंतराल पर लगाते हैं, फिर हर 5 साल पर इसका बूस्टर डोज देते हैं। गर्भवती महिलाओं को पूरे गर्भकाल में यदि पहला बच्चा है तो 2 नहीं तो 1 टीका टेटेनस टॉक्साइड का लगाते हैं। इससे नवजात शिशु में होने वाले टेटेनस का खतरा कम हो जाता है। तो टीके का नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है? टेटेनस टॉक्साइड।
टेटेनस के बारे में कुछ अन्य बातें। टेटेनस का मरीज अंत समय तक पूरे होश आवास में रहता है, जबकि उसका स्नायु तंत्र काम करना बंद कर देता है। स्नायु तंत्र तो काम करना बंद कर देता है, लेकिन उसका जो चेतना है वो चेतना खत्म आखिरी समय तक नहीं होती। चेतना में तो वो रहता है होश में। मरीज को पूर्णतः अंधेरे में रखने पर टेटेनस का दौरा कम आता है, जबकि उजाले में या शोरगुल में यह दौरा ज्यादा आता है। टेटेनस की समस्या उजाले में शोरगुल में ज्यादा बढ़ जाती है, बाकी कम होती है। अंधेरे में रखने पर इसका दौरा थोड़ा कम रहता है। मरीज को उपचार के लिए जितनी जल्दी पहुंचाते हैं, रिकवरी होने की संभावना उतनी ही अधिक है। मतलब जितने जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा उतनी ही जल्दी रिकवरी हो जाएगी। सौभाग्य से टेटेनस के मरीज अब नहीं के बराबर मिल रहे हैं, और ऐसा सघन टीकाकरण अभियान के कारण संभव हुआ है। अब ये डिसीज पहले के अपेक्षा बहुत कम हो गई, नहीं सुनने में आती ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसका टीकाकरण पहले ही कर दिया जाता है। गर्भावस्था में मां को दिया गया टीका बच्चे के भीतर भी प्रतिरोधक शक्ति पैदा कर देता है, जिसे हम डीपीटी के खुराक के साथ बूस्ट करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि डीपीटी का टीका लगाया जाता है, और डीपीटी का टीका जो होता है, डीपीटी का टीका इसमें लगाया जाता है। गंदे जगहों पर टेटेनस के स्पोर्स मिल जाते हैं, पर गोबर, मिट्टी या जंग से उसका कोई लेना देना नहीं। गांव में फैली अफवाह सही नहीं है। तो टेटेनस के जो कीटाणु हैं वो मुख्यतः कहाँ मौजूद हैं? किसी गंदी जगह पर। जैसे ही वो अनुकूल वातावरण प्राप्त करते हैं और ग्रो करना चालू कर देते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है? अब आपको ये बताना है कि आपकी भूमिका क्या रहेगी। तो आपकी भूमिका आप बताएं क्या रहेगी। हर बार एक सी भूमिका है आपकी। आप कहीं प्रैक्टिस भी करती हैं? नहीं करती? कहाँ पर? अच्छा, पहले जाती हैं। आप बेसिकली सागर से ही हैं, तो कटनी। अच्छा, तो अभी तो मतलब यहीं पर है। कोई बता सकता है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में आपकी भूमिका क्या रहेगी? हाँ, टीटी। स्वास्थ्य कार्यकर्ता लोगों को टेटेनस, हाँ, ये सारी बातें आप जानकारी देना और समझाइश देना ही आपका मुख्य कार्य है। और कुछ हद तक जो ट्रीटमेंट आप पर बन रहा है वो करें, क्योंकि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप कर पाएंगे। फिर आपको क्या करना है कि जो डॉक्टर्स हैं, प्रिस्क्राइब्ड डॉक्टर्स हैं, करते हैं। गर्भावस्था में टीके से होने वाले फायदे बताएं, जो कि आपने बताया कि एक तो टीटी का जो इंजेक्शन होता है ये गर्भावस्था में लगाया जाता है 1 माह के अंतराल से। घाव या कट जाने पर एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग कराने की सलाह दें। तुरंत उस पर कोई डिटॉल, टिंचर, ये सभी अप्लाई कर दिया जाता है, ताकि उससे होता क्या है कि जो जम्स हैं वहां पे वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो वो आगे का ट्रांसफर नहीं करा पाते। अब क्या ना करें, ये बात भी बहुत आवश्यक है कि क्या ना करें। कभी कभी कुछ लोग घर पे ही उपचार चालू कर देते हैं।
तो क्या नहीं करना है? टेटेनस का पता चलने के बाद घर में इलाज ना करें, ना किसी एंटीबायोटिक से, ना ही किसी अन्य उपचार से, क्योंकि लोगों को मालूम है, कुछ लोग जानते हैं बैक्टीरिया जन्य रोग है तो एंटीबायोटिक दे दो। टेटेनस का संदेह भी हो तो लोगों को झाड़ फूंक आदि की सलाह ना दें। गर्भावस्था में टेटेनस के टीके के लिए हतोत्साहित ना करें। चूंकि अभी टेटेनस के मरीजों की संख्या बहुत कम हो गई है, तो भी टीकाकरण को हतोत्साहित ना करें। सुरक्षित प्रसव, साफ सुथरे एंटीसेप्टिक और स्टरलाइज्ड सामान के साथ उचित सक्षम चिकित्सक नर्स के हाथों ही प्रसव कराएं। पहले से प्रयुक्त हो चुके निडल और सिरिंज का प्रयोग दोबारा ना करें। बहुत साफ सुथरी जगह पर कराएं। मुख्य रूप से आपको यही लिखना है कि टीकाकरण जो है वो आवश्यक है, क्योंकि टीकाकरण हो जाए तो फिर बचने के सारे रास्ते आपके पास हैं। साफ सुथरी जगह, एंटीसेप्टिक चीजें जो हैं ये तो एक अपनी जगह पर हैं, एट द सेम टाइम केवल उस वक्त ये काम कर जाएंगी, पर फिर भी खतरा है। पर टीकाकरण क्या है कि पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर देता है, तो टीकाकरण सबसे बेस्ट वे है इसके लिए। टेटेनस के बारे में आएगा तो क्या क्या लिख देंगे भाई, जल्दी जल्दी बोल दें। पहले तो उसके बैक्टीरिया का नाम क्लोस्ट्रेडिया टेटेनी। दूसरा, प्रभावित अंग, प्रभावित क्या होता है? स्नायु तंत्र प्रभावित हो जाता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी धनुष आकार की हो जाती है, जबड़ा प्रभावित हो जाता है। फिर क्या लिखेंगे कि क्यों हो जाता है? क्योंकि हाँ, कटे फटे जो घाव होते हैं उनके द्वारा जम्स ग्रो करने लगते हैं। तो जो घाव हैं उन पे उनको खुला ना छोड़ें। एंटीसेप्टिक का प्रयोग करें वहां पर, जैसे डिटॉल से या टिंचर आयोडीन से इसको साफ कर लिया जाए। अगली बात क्या है कि इंजेक्शन देना है, जिसको हम टीटी का इंजेक्शन कहते हैं, टेटेनस टॉक्साइड। बच्चों में भी इसका टीकाकरण होता है और गर्भवती महिलाओं का होता है। रेबीज जानवर जन्य रोग है ये। रेबीज क्या है? जानवर जन्य रोग है। किसी जानवर के द्वारा, जैसे बंदर, कुत्ता, शेर, बिल्ली, इन सबके काट लेने से रेबीज रोग हो जाता है। यह एक वायरस जन्य रोग है। इसमें वायरस लिखना है। क्या लिखना है? वायरस। ये अंतर करते हुए आपको चलना पड़ेगा कि कौन सा वायरस का है, कौन सा बैक्टीरिया का। ये मुख्य रूप से बात आपको लिखनी है उत्तर में। यह एक वायरस से उत्पन्न होने वाली बीमारी है जो अक्सर प्रभावित कुत्ते या अन्य जानवरों के काटने से उसके लार के साथ मानव शरीर में संक्रमित हो जाती है। जब कभी कुत्ता काट लेता है, कुत्ते को इंजेक्शन लगते हैं रेबीज वाले, तो क्या होता है कि जब वो किसी को बाइट करते हैं, काट लेते हैं, तो उनके द्वारा वो वायरस मानव शरीर के अंदर आ जाता है। इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, क्योंकि इसमें मरीज को पानी से डर लगने लगता है। रेबीज एक जो डिसीज है, ये डिसीज किसी जानवर के काटने के द्वारा होती है, जैसे कुत्ता, भेड़िया, बंदर। और जब ये काटते हैं तो उनकी लार के द्वारा, उनके वाइट के द्वारा मानव शरीर के अंदर वो वायरस चला जाता है। इससे एक डिसीज, मतलब जो हाइड्रोफोबिया इसको कहते हैं। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति को जो इससे संक्रमित हो जाता है उसको पानी से डर लगने लगता है। यह एक जंतुजन्य व्याधि है। यह कुत्तों के अलावा बिल्ली, सियार, बंदर आदि के काटने से भी हो सकती है। विकासशील देशों में जहां आवारा कुत्ते अधिक होते हैं, वहां यह
बीमारी मुख्य रूप से होती देखी गई, क्योंकि आवारा जो कुत्ते होते हैं उनको इंजेक्शन नहीं लगते। जो किसी ने पालतू बना रखा है अगर किसी पेट को, डॉग को, तो वो अपने डॉग को इंजेक्शन लगवा देते हैं। लेकिन जो आवारा हैं, सड़क पर घूम रहे हैं कोई जो कुत्ते, तो उनका इंजेक्शन उनको नहीं मिलता है, तो वो संक्रमण फैलाने में ये ज्यादा काम करते हैं। क्योंकि देखो, बंदर, सियार, बिल्ली, ये तो ऐसे हैं कि ज्यादा नहीं, इनका देखो, सियार का तो बहुत कम है, क्योंकि सियार मुख्य रूप से जंगलों की तरफ रहने वाला जानवर है। बिल्ली जो है वो इतना उसका प्रकोप नहीं देखा गया। बंदर भी ऐसा, हाँ, कुत्ते ही ज्यादातर। 4 बार? 4 बार में से लगा दी। सही बात है, जो कुत्ता को लगवा दो पूरा मोहल्ला में पता है, और वो मानत नहीं है। बार-बार जब भी चिल्ला होता ना, तो बार-बार चिल्ला को उठा के जाता और तब उसको काटता। अच्छा, तो फिर इंजेक्शन लगाए जाते हैं उसके। संक्रमण के कितने दिनों के बाद इसके लक्षण प्रकट होंगे, निम्न बातों पर निर्भर करता है। कुत्ता कितना संक्रमित है, उसने काटने के क्रम में कितना बड़ा हिस्सा जख्मी किया है, और कुत्ते ने मस्तिष्क के कितना नजदीक जख्म पैदा किया है। यहाँ कुत्ता का अर्थ हर वह रेबीज से संक्रमित जानवर है जिसने व्यक्ति को जख्मी किया है। हाँ, यह निश्चित है कि काटने के 2 सप्ताह के अंदर वह संक्रमित जंतु स्वयं मर जाता है। तो अब इसके लक्षण देखने के भी कुछ कारण होते हैं कि कुत्ता कितना संक्रमित था, मतलब उसमें रेबीज का जो संक्रमण था वो कितना अधिक था, उसने क्या अब इसके लिए तो देखो, जैसे जिसको काटा है, अगर उसमें बहुत जल्दी रेबीज के लक्षण दिखने लगे तो समझिए कुत्ता बहुत अधिक संक्रमित था। अगर थोड़े टाइम बाद दिख रहे हैं, कम इफेक्ट आ रहा है, मतलब कुत्ते को ज्यादा संक्रमण नहीं था। इसके बाद था कि उसने कितनी बड़ी जगह पर काटा है, या 1-2 जगह काट लिया है कि एक ही जगह पर काटा है, और कितने बड़े हिस्से पर काट लिया है, ये बात भी मायने रखती है कि वो कितना संक्रमण फैलाएगा। मस्तिष्क के कितना नजदीक काटा है, मतलब जैसे ऊपर वाले हिस्से पर कहीं काटेगा तो मस्तिष्क, क्योंकि हाइड्रोफोबिया, फोबिया मतलब डर, तो डर तो किस चीज का कारण है, मस्तिष्क का, तो मस्तिष्क के जितने नजदीक काटेगा इसका लक्षण उतने ही जल्दी देखने में आएगा। हाँ, क्योंकि हाइड्रोफोबिया हो जाता है इसमें। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डर, तो पानी से मतलब डर की अगर हम बात करें तो डर, भय, गुस्सा, अच्छा लगना, ये सभी किसका काम है, ब्रेन का काम है, मस्तिष्क का काम है। तो डर जो बन रहा है वो मस्तिष्क के किसी हिस्से को अफेक्ट कर रहा होगा, तभी तो डर बन रहा है। तो ये ब्रेन पर जाके इफेक्ट करने वाला वायरस है। अगली बात, लक्षण कौन कौन से देखने में आएंगे। आरंभ में सिर दर्द तथा बदन दर्द, फिर बुखार आ सकता है, पानी ना पी पाना, बाद में मांसपेशियों के संकुचन के कारण कोई भी तरल पदार्थ ना ले पाना, मरीज की आवाज बदल जाती है और मुंह से ज्यादा मात्रा में लार टपकने लगता है। पानी से बहुत इसमें लोगों को डर लगने लगता है। अब तो क्या है कि देखो, जैसे ही किसी कुत्ते ने काटा और तुरंत उसका क्या लगवा देते हैं, इंजेक्शन लगवा देते हैं, इलाज की सुविधा है, तो अब ये रोग ऐसा बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि अच्छा, सियार ने काटा था, अच्छा, तो उनको इंजेक्शन नहीं दिए थे, अच्छा, फैल गया होगा।
पानी से डर लगता था उनको? अच्छा, लार आती थी बहुत ज़्यादा। नहीं तो पानी नहीं पी पाती थी? क्या क्या बोलती थी? जैसे पानी ले जाओ तो क्या कहती थी? वो याद नहीं। अच्छा अच्छा। तो क्या है, इसमें पानी से डर ज़्यादा आ जाता है और मुंह से लार भी निकलती है, बुखार आना, ये तो फिर नॉर्मल लक्षण है। रोकथाम, आवारा कुत्तों का टीकाकरण करवा दें। मतलब उन्हें सार्वजनिक स्थलों पर प्रवेश ना करने दें। मतलब कुत्तों को सार्वजनिक स्थल पर ना जाने दें जहाँ बहुत सारे लोग हैं। पशु चिकित्सक से पालतू कुत्ते को, तो हाँ, पालतू कुत्ते को तो सभी करवाते हैं, जिनके घर में कुत्ते जिन्होंने पाल रखे हैं वो जरूर उनका टीकाकरण करवाते हैं। आम आदमी को इस बारे में शिक्षित करें। रोकथाम के सभी, हाँ, अब स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका। रोकथाम के सभी उपायों को अमल में लाने का बंदोबस्त करें। इसमें केवल इतना लिखना है कि ये एक वायरस जन्य रोग है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है, इसमें टिक कर लें, केवल इतना लिख देना। वायरस से होने वाला है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है मतलब पानी से डर लगता है। लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं? सिर दर्द, बदन दर्द, लार आना, पानी ना पी पाना, पानी से डर लगना, ये सभी। रोकथाम, टीकाकरण कुत्तों का जो घर पर हैं उनका, प्लस जो आवारा हैं उनका। सार्वजनिक स्थलों पर उनका प्रवेश बंद करा दें। सर वो कचरा गाड़ी वाले निगम वाले ले जाकर पकड़, हाँ, वैसे एक तो पकड़ के भी ले जाते हैं और दूसरा कहीं कहीं पर टीकाकरण भी होता है पकड़ के, निगम वाले जो हैं उनकी तरफ से। बंद हो गया? अच्छा, अब सर 2 मिनट कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया, बंद हो गया। चलो हो गई लाइव। अच्छा, स्वास्थ्य कार्यकर्ता की भूमिका क्या है कि रेबीज संक्रमित मरीज या जानवर की सूचना सही केंद्र तक पहुंचा दें। टीका बिना दिए कुत्ते को पहचान करके उसे टीका दिलवा कर लाइसेंस दिलवाएं। ये जो निगम वाले होते हैं, निगम की ये जिम्मेदारी है। काटे हुए व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाएं और उन्हें उनके परामर्श के अनुसार उपचार कराएं। कुत्ते के काटने की खबर मिलते ही उसके उपचार में विलंब ना करें। हर असामान्य मरीज से कुत्ते के काटने के बारे में पूछने की भूल ना करें। मतलब ये ऐसा बताए जैसे आप स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से टीका ही इसका उपचार है कि अगर कोई व्यक्ति संक्रमित हो गया है तो टीका देना ही इसका मुख्य उपचार है। और पहले बस इतना इसमें आप लिखेंगे कि ये वायरस जन्य रोग है, इससे
हाइड्रोफोबिया वाली डिसीज बढ़ जाती है, मतलब हो जाती है। जैसे पानी से डर लगता है, मुंह से लार आती है, पानी पीने में भी दिक्कत होती है, पानी नहीं पी पाते, पानी को टच नहीं कर पाते। उपचार क्या है, इसमें इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब। तो यहां तक की बात। अब है संक्रामक रोगों में बुखार। सर्दी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, वायरल संक्रमण, बच्चों तथा वृद्ध व्यक्तियों को होने वाली बीमारी, निमोनिया, निमोकोकस बैक्टीरिया के कारण, डिप्थीरिया, गले में दर्द, निगलने में कठिनाई, टाइफाइड में क्या होता है, शाम और सुबह के समय तेज बुखार, धड़कन कम होना, पेट में दर्द, ये सभी बातें। मेनिंजाइटिस अभी नहीं पढ़ा था, तो मेनिंजाइटिस, हाँ, सिर दर्द तथा उल्टी होना और गर्दन का सख्त हो जाना। सिर दर्द इसमें मुख्य रूप से होता है। तपेदिक तो पढ़ लिया था, ट्यूबरक्लोसिस, खांसी आती है, बलगम आता है, बुखार हो जाता है। खसरा भी पढ़ लिया था कि त्वचा पर दाने आ जाते हैं। चेचक एक विषाणु संक्रमण है। गलसुआ हो जाता है, जिसमें आपका एक ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड होता है, वो उसमें सूजन टाइप की आ जाती, स्वेलिंग आ जाती है। प्लेग, ये जीवाणु संक्रमण था। सर्दी, जुकाम, तो देखो इसमें केवल लिखा क्या है, कौन सा जीवाणु है और कौन सा विषाणु संक्रमण है। संक्रामक रोग पार्ट 2, एक अभी पार्ट कंप्लीट हुआ है जिसमें कुछ डिसीजेस हमारी कंप्लीट हो गई। अब पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। सात, 1 तारीख तक तो हो जाएगा कंप्लीट। क्योंकि एक चैप्टर हो गया है। संक्रामक रोग पार्ट 1, संक्रामक रोग पार्ट 2, फिर रोकथाम, प्राथमिक उपचार, जीवन शैली में बदलाव, औषधियां वगैरह, और आपातकालीन स्थिति, इमरजेंसी कंडीशन में क्या करना है। पहली बात, संक्रामक पार्ट 2 जो है, इसमें परजीवी जन्य बीमारियां, मतलब किसी मच्छर मक्खी से फैलने वाली बीमारियां सबसे पहला है डेंगू। हाँ जी, अभी बस 10 मिनट और रह गए। पहला है डेंगू। डेंगू की बात जब आएगी तो सबसे पहले आपको लिखना है यह विषाणुओं से फैलने वाली बीमारी है, और किसके द्वारा होती है, एडिस नामक मच्छर के द्वारा होती है। प्रतिवर्ष दिल्ली शहर में 10,000 से करीब लोग इससे बीमार होते हैं, और लाख प्रयास के बावजूद भी 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। यह स्वच्छ पानी में पनपने वाला मच्छर है। यह कंटेनर में रखे टायर, बोतल या कूलर में जमा पानी में भी आसानी से पनपता है और डेंगू का संवहन करता है। इसके फैलने का अनुकूलतम महीना है जुलाई से अक्टूबर। डेंगू की बात करेंगे तो किससे होता है, पहली बात विषाणु से होने वाला, विषाणु जन्य रोग है। फैलता तो मच्छर से है, पर मच्छर का नाम क्या है, एडिस मच्छर से होता है।
विषाणु से फैलने वाला है। सेकंड बात क्या है इसमें, किस मच्छर से फैलता है? एडिस नामक, ये नाम आपको याद रखना है, एडिस मच्छर, ठीक है। एडिस वैसे जा लगता है इसकी स्पेलिंग में एडिस, पर एडिस सा भी लिखा है तो वो भी करेक्ट है। एडिस नामक मच्छर से फैलता है। थर्ड बात इसमें कौन सी है, ये मच्छर जो है ये पनपता कहाँ है? तो साफ पानी में भी पनपता है, और साफ पानी में खासकर ये पनपता है, साफ पानी में पनपता है। अनुकूल महीना कौन सा है? तो जुलाई से अक्टूबर तक। अभी बहुत फैला हुआ था, है ना, अभी इसका काफी प्रकोप देखा गया था। जुलाई से अक्टूबर वाले महीने में ये बहुत रहता है। हाँ, ठंड जो होता है उसमें सर्दी के सीजन में मच्छर के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं रहती। ठंडे पानी में ठंडा मौसम हो जाए तो मच्छर के लिए वो अनुकूल परिस्थिति नहीं है, तो उसमें वो फिर सरवाइव नहीं कर पाते। लक्षण क्या हैं? तो ज्वर सबसे पहले, तो यहाँ पे आप लोगों ने टिक कर लिया, लिखना क्या क्या है। एक लिखना है यह विषाणु से फैलने वाली बीमारी है। एडिस नामक मच्छर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलाता है। एडिस नामक मच्छर इसका वाहक है। नाम याद रहे? हाँ, एडिस नामक मच्छर आपको याद रखना है, मच्छर का नाम। नहीं तो जैसे मलेरिया है तो उसमें फीमेल एनाफ्लीज नाम आता है, वो तो सही आया है। हाँ, तो वो फीमेल एनाफ्लीज नाम है, और यहाँ पर क्या है? एडिस नाम है। डेंगू ज्वर, यह बुखार के लक्षण के साथ संक्रमित व्यक्ति में प्रकट होता है और 7 से 10 दिनों में स्वतः ठीक हो जाता है। डेंगू हेमोरेजिक सिंड्रोम, इस अवस्था में संक्रमित व्यक्ति के विभिन्न हिस्से जैसे नाक, कान, मसूड़े आदि में रक्त बहने लगता है। इसमें रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, लीवर का आकार बढ़ जाता है, रक्त प्रभाव शिथिल होने लगता है। इसके साथ बुखार आदि के लक्षण भी मौजूद होते हैं। इसमें सबसे जरूरी बात क्या लिखनी है कि बुखार तो आता ही है और साथ साथ क्या होता है? प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। तो प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो फिर अगर कहीं चोट लग जाए तो खून निकलना बंद नहीं होता। फिर मुख्य बात, ज्वर आता है और जब इसकी जांच की जाती है तो कैसे पता चलता है? प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है। ये बात जरूर लिखनी है, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लेटलेट्स की संख्या कैसी हो जाती है? कम हो जाती है।